नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य वाला। ठीक है, तो जीवद्रव्य वाले टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं प्रमुख एक्सोस शर्कराओं की, जिनके अंदर सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि जो हेक्सोस शर्कराएं होती हैं वो कार्बन की संख्या के आधार पर होती है। देखो, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 जो है वो किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज एक क्या है? ग्लूकोज एक हेक्सोस शुगर है जो कि जीवद्रव्य के अंदर पाई जाती है। तो देखो, ग्लूकोज सबसे पहले ग्लूकोज जो है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये जीवद्रव्य के अंदर यहाँ पे दो फॉर्म्स के अंदर पाई जाती है। एक होती है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी होती है बीटा डी ग्लूकोज। सेकंड जो हेक्सोस शुगर है वो होती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होती है वो सेमिनल प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार थर्ड की हम बात करें तो थर्ड होती है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या होती है? गैलेक्टोज शुगर जो होती है वो प्रोटोप्लाज्म में एब्सेंट होती है। प्रोटोप्लाज्म में क्या है? एब्सेंट होती है। यदि हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है मेनोज। मेनोज क्या है? मेनोज जो शुगर है वो पाई जाती है मेनली प्लांट्स के अंदर। देखो, हम बात कर रहे थे कि हमने जो टॉपिक किया था कि जीवद्रव्य में जो मुख्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट की। यानी जीवद्रव्य में मुख्य रूप से सबसे पहले हमने जीवद्रव्य की जब रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन की बात की तो हमने बात की थी कि जीवद्रव्य के अंदर मुख्य रूप से अकार्बनिक लवण या अकार्बनिक जो सब्सटेंस होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमने बात की थी कि जीवद्रव्य के अंदर सबसे पहला जो था वो था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं प्रमुख रूप से एक प्रकार के क्या होते हैं? शुगर होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में जीवद्रव्य के अंदर क्या है? कार्बनिक यौगिकों के रूप में शुगर पाई जाती है। तो शुगर यानी जो कार्बन की संख्या के आधार पर इन्हें अलग अलग नाम दिया गया था, जिसमें हम आज कर रहे हैं प्रमुख हेक्सोस शर्कराएं, जिनके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो देखो, प्रमुख हेक्सोस शर्कराओं के अंदर हमने सबसे पहले बात की ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज जो है वो जीवद्रव्य के अंदर कार्बनिक घटक के रूप में पाया जाता है और इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो दो फॉर्म्स में पाया जाता है। एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा होता है बीटा डी ग्लूकोज के रूप में। फिर दूसरे की हम बात करें तो फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज किस फॉर्म में पाया जाता है? सेमिनल प्लाज्मा में। यानी कि सेमिनल प्लाज्मा के अंदर ये पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्रक्टोज। स्वतंत्र रूप से सेमिनल प्लाज्मा में पाया जाता है। फिर हमने बात की थर्ड की। थर्ड जो है हमारा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज देखो, प्रोटोप्लाज्म में एब्सेंट होता है। जो गैलेक्टोज है ये प्रोटोप्लाज्म में एब्सेंट होता है, लेकिन ये एक ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बनाता है? ये एक ग्लूकोज के साथ मिलकर लैक्टोज बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टोज बनाता है। फिर देखो, हम बात करते हैं मेनोज। मेनोज जो होती है मेनली शुगर जो होती है, मेनोज शुगर जो होती है वो प्लांट्स के अंदर मेनन फॉर्म के रूप में पाई जाती है, मेनन के रूप में पाई जाती है। लेकिन प्राणियों के अंदर मेनोज को चेंज कर दिया जाता है, किसमें? ग्लूकोज के अंदर। फिफ्थ हमारी जो है वो है हेक्टोज शुगर। तो देखो, हेक्टोज शुगर जो है हेक्टोज शुगर, इसके अणुओं में कार्बन के 7 परमाणु होते हैं। हेक्टोज यानी मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। हेप्टा का मतलब होता है 7 कार्बन। यानी जिस शुगर के अंदर कार्बन के 7 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो शुगर कौन सी कहलाती है? हेक्टोज शुगर कहलाती है। देखो, इसके अणुओं में कार्बन के 7 परमाणु होते हैं। उदाहरण है सैडो हेप्टुलोज,
पेंटोस फास्फेट चक्र के मध्यवर्ती पदार्थ के रूप में इनमें पाया जाता है। यानी पेंटोस शुगर जो है, पेंटोस जो है वो फास्फेट साइकिल के मध्यवर्ती पदार्थ के रूप में इनमें पाई जाती है। ये है सेडोहेप्टुलेज का डायग्राम, देखो जिसमें हेप्टोस शर्करा के अंदर आता है सेडोहेप्टुलोज, जिनके अंदर 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने कार्बन हो गए? टोटल 7 कार्बन हो गए, जिसमें नीचे और ऊपर की तरफ CH2O ग्रुप जो है, CH2OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स के व्युत्पन्न की, जिसमें सबसे पहला क्या आता है? ग्लाइकोसाइड। देखो कार्बन फर्स्ट पर OH समूह के स्थान पर यदि मिथाइल समूह होता है तो यह क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइड कहलाता है। और यह किसमें पाया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन के अंदर क्या पाया जाता है? ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। यानी जो मोनोसैकेराइड्स जो होती है, मोनोसैकेराइड्स के जो व्युत्पन्न है उनके अंदर सबसे पहला आता है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स में कार्बन 1 के स्थान पर क्या समूह है? OH समूह के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा? अल्फा मिथाइल समूह जुड़ जाएगा, जिसके अंदर देखो अल्फा मिथाइल समूह जुड़ जाएगा। ये देखो अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड, जिसके अंदर देखो पहला आपको दे रखा है, पहले कार्बन पर OH समूह के स्थान पर अल्फा मिथाइल समूह जो है वो जुड़ जाता है। सेकंड देखो शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट के अंदर देखो कार्बन 1 या 6, कार्बन 1 या पहले कार्बन पे या 6 कार्बन पर ग्लूकोज फास्फोरिक अम्ल से क्रिया करता है। ग्लूकोज जो है वो फास्फोरिक एसिड से क्रिया करेगा और ग्लाइकोलाइसिस चक्र में ग्लूकोज 1 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। यानी कि शुगर फास्फेट की चेन में कार्बन 1, कार्बन पहले कार्बन पर या छठे कार्बन पर ग्लूकोज जो है वो फास्फोरिक एसिड से क्रिया करेगा और बनाएगा क्या? ग्लूकोज 1 फास्फेट से बनेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। थर्ड देखो ग्लूकोनिक अम्ल, हमने यहाँ पे बात की कि जो यहाँ पे हमें सेकंड जो शुगर फास्फेट जो है उसके अंदर ग्लूकोज 1 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। देखो ग्लूकोनिक एसिड या फिर इसको हम कहते हैं ग्लूकोरोनिक अम्ल। अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज 1 फास्फेट है, यहाँ पे क्या दे रखा है? ग्लूकोज 6 फास्फेट पे। आप यहाँ पर देखो इस स्ट्रक्चर को जब आप ज्ञान करते हो तो यहाँ पे देखते हो CH2OH, यहाँ पर क्या है? H यहाँ से निकल गया है और यहाँ पे CH2O PO3H2 ग्रुप जो है वो जुड़ चुका है। बाकी स्ट्रक्चर को आप देखो, यहाँ पर भी क्या है? PO3H2 ग्रुप जुड़ चुका है, इसके अंदर H और OH की संख्या समान है। यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर HOPO3 जो है फास्फेट समूह जो है वो जुड़ने के बाद यहाँ पर जो ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। तो ये जो अणु आपको दिखाई दे रहा है, यहां से देखो OPO3, यानी ये वर्ड जो है OPO3H जो H2 है ये यहां पर चला जाएगा और इसमें से H जो है ये H और ये H जो एक ऊपर की तरफ जो यहाँ पे लगा हुआ है ये H अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे ग्लूकोज 1 फास्फेट चेंज हो जाएगा किसके अंदर? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। थर्ड देखो ग्लूकोनिक अम्ल या ग्लूकोरोनिक अम्ल, ग्लूकोज की कार्बन संख्या 1 या 6 पर स्थित समूह के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड बनता है। यानी ग्लूकोज में कार्बन की संख्या 1 या कार्बन संख्या 6 पर जो समूह होता है उसके ऑक्सीकरण से ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। जैसे ग्लूकोनिक या ग्लूकोरोनिक अम्ल यह म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में क्या है? प्रेजेंट होता है। फिर है अमीनो शुगर, शर्करा में अमीनो समूह, अमीनो समूह का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 किसका फॉर्मूला है? NH2 अमीनो समूह का फॉर्मूला है। किसका? अमीनो समूह का फॉर्मूला। देखो शर्करा में अमीनो समूह जुड़कर अमीनो शर्करा बनाता है, जैसे N-एसिटिल ग्लूकोसेमीन और N-एसिटिल गैलेक्टोजएमीन। ग्लूकोज एमीन हाइल्यूरोनिक अम्ल में व गैलेक्टोजएमीन कॉन्ड्रोटाइनिन में प्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ पे बात की मोनोसैकेराइड्स की जो व्युत्पन्न है जिसके अंदर
ग्लूकोसाइड्स है, शुगर फास्फेट है, ग्लूकोनिक एसिड है या अमीनो शुगर जो है वो इसके क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव्स है या व्युत्पन्न है। फिर देखो यहाँ पे हमने बात करते हैं, जो ऊपर की तरफ हमने बात की, पहले हमने मोनोसैकेराइड्स की बात की, यहाँ पे अब हम बात करेंगे डाइसैकेराइड्स की। ये ग्लूकोसेमिन का फॉर्मूला है, ये ग्लूकोरोनिक अम्ल का फॉर्मूला है और ये है एन-एसिटिल ग्लूकोसेमिन का फॉर्मूला है। तीनों के अंदर देखो बेंजीन वलय बनी हुई है, इसके अंदर COOH समूह है, यहाँ पे CH2OH समूह है और यहाँ पे भी क्या है, CH2OH समूह है। लेकिन देखो यहाँ पर NH3 ग्रुप है, यहाँ पर NH3OCH3 ग्रुप है, यहाँ पे ये डिफरेंस इनके अंदर आ जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो मोनोसैकेराइड्स के व्युत्पन्न होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं तो वो निम्न प्रकार है। फिर हम बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। देखो डाइसैकेराइड्स शुगर भी कैसी होती है, स्वाद में मीठी होती है और जल में कैसी होती है, घुलनशील होती है। समान या विभिन्न मोनोसैकेराइड्स के दो अणुओं के ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा ये इनके परस्पर जुड़ने से एक डाइसैकेराइड शर्करा अणु का क्या होता है, निर्माण होता है। दो अणुओं के ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा आपस में जुड़ने से, देखो मोनोसैकेराइड्स के दो अणु जो आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी जो ग्लूकोज के अंदर मोनोसैकेराइड्स अणु होते हैं वो आपस में जब दो अणु जुड़ते हैं तो डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये शर्कराएं जो डाइसैकेराइड शुगर जो होती है वो भी स्वाद में मीठी होती है और कैसी होती है, जल में घुलनशील होती है। इस क्रिया में जल का एक अणु निकलता है, अतः इसे संलग्न संश्लेषण भी कहते हैं, यानी कि कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। देखो ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला जो कि मैंने आपको यहाँ पे पहले ड्रॉ किया था, C6H12O6 जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और यहाँ पे ग्लूकोज का ही दूसरा रूप जो है फ्रक्टोज दे रखा है जिसके अंदर C6H12O6 दे रखा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर फॉर्मेशन करते हैं सुक्रोज का, यानी दोनों संख्याएं आपस में जुड़कर देखो C6 और C12 हो गए, H12 और H12 मिलके यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 12 दूनी 24 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितने अणु गायब हैं, H के दो अणु किसके गायब हैं, H के गायब हैं। O6 मिलकर यहाँ पे 12 संख्या बननी चाहिए, यहाँ पे क्या बन रहा है 11। यानी कि जो डाइसैकेराइड्स में क्या होता है कि ग्लूकोज के दो अणु आपस में मिलकर, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये दोनों ही क्या है, इनका फॉर्मूला होता है C6H12O6 C6H12O6। इनमें इन दोनों में से ही O के दो हाइड्रोजन के अणु मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और इन दोनों में से यानी ऑक्सीजन के दोनों अणुओं में से एक ऑक्सीजन का अणु निकलेगा। तो दो H के अणु और एक O का अणु मिलकर H2O यानी कि जल को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं और जल क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। देखो उदाहरण के लिए पादपों में माल्टोज और सुक्रोज, सिलिब्यूज तथा जंतुओं में लैक्टोज। इसका रासायनिक सूत्र होता है CnH2O, यहां पे फॉर्मूला दे रखा है CnH2O N-1 जो है ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। फिर देखो यहां पे बात करते हैं माल्टोज की, यहां पे बात करते हैं माल्टोज की। देखो माल्टोज क्या है, माल्टोज स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, यह माल्ट के ग्लूकोज में परिवर्तन के समय मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में बनता है और यह दो ग्लूकोज अणुओं के कंडेंसेशन से बनता है या दो ग्लूकोज के अणु मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। फिर बात करते हैं सुक्रोज की, हमने यहाँ पे बात की सुक्रोज। देखो यह पादप के जीवद्रव्य में पाया जाता है यानी प्लांट्स के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। यह एक ग्लूकोज है वह एक फ्रुक्टोज अणु के संघनन से बनता है। एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रुक्टोज का अणु मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं सुक्रोज का। फिर देखो लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर क्या होती है, देखो लैक्टोज शुगर को हम कहते हैं दुग्ध शर्करा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो मिल्क शुगर के नाम से किसे जाना जाता है, लैक्टोज शुगर। यह एक ग्लूकोज व एक गैलेक्टोज अणु के मिलने से बनता है और यह किसमें पाया जाता है, दुग्ध के अंदर या मिल्क के अंदर पाया जाता है। तो देखो लैक्टोज शुगर जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि लैक्टोज शुगर का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहला जो ऊपर दे रखा है वो है माल्टोज का। देखो माल्टोज के अंदर यहाँ पे H2O, एक H ये और एक O ये, तीनों से एक H2O का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और नई समीकरण बनती है।
लैक्टोज के अंदर हमने देखा कि जो ये अणु है ये आपस में क्या है, अटैच होकर एक नई फॉर्मेशन का निर्माण करें। लैक्टोज में एक ग्लूकोज का अणु और एक गैलेक्टोज का अणु आपस में मिलकर जो बनाएंगे वो क्या है, लैक्टोज का फॉर्मूला है। यानी लैक्टोज में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है और एक है यहाँ पे गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल्स। दोनों मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मान लो एक ग्लूकोज है और दूसरा है गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे लैक्टोज का। और लैक्टोज को हम क्या कहते हैं, लैक्टोज को हम कहते हैं मिल्क शुगर। इसे हम क्या कहेंगे, मिल्क शुगर भी कहते हैं। फिर देखो थर्ड जो देखा है सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में अभी हमने यहाँ पे देखा कि सुक्रोज जो होता है एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के अणु से मिलकर बनता है। यानी कि एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं। लास्ट रहेगा सिलिबियोज। देखो सिलिबियोज जो होता है, सिलिबियोज के अंदर हमने देखा कि सिलिबियोज जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। देखो सिलिबियोज जो होते हैं उनके अंदर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी कॉर्नर जो है उनके अंदर जो ये है क्या, ये सभी जो है मोनोसैकेराइड्स के क्या है, जो डाइसैकेराइड्स के क्या है, व्युत्पन्न है। डाइसैकेराइड्स में दो मोनोसैकेराइड्स की इकाइयां मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, डाइसैकेराइड्स का। लास्ट जो है सिलिबियोज दे रखा है, देखो यह भी एक डाइसैकेराइड है। सिलिबियोज भी क्या है, एक डाइसैकेराइड शुगर है जो स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। यह सेल्यूलोज जब कोशिका ग्लूकोज में परिवर्तित होता है तो मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में क्या बनता है, सिलिबियोज बनता है। यह 2 बीटा डी ग्लूकोज के संघनन से बनता है। यानी कि जो ये प्रीवियस डायग्राम जो आपने देखा, 2 बीटा डी ग्लूकोज आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सिलिबियोज। 2 बीटा, देखो 2 बीटा डी ग्लूकोज, 2 बीटा डी ग्लूकोज जो है वो मिलकर फॉर्मेशन करते हैं किसका, यहाँ पे सिलिबियोज का। ठीक है, फिर देखो पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स हमने पढ़ा, डाइसैकेराइड्स हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स में एक ही अणु होता है। डाइसैकेराइड्स में 2 मोनोसैकेराइड्स की इकाइयां मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, डाइसैकेराइड्स का। अब हम बात किसकी करेंगे, पॉलीसैकेराइड्स की। देखो पॉलीसैकेराइड्स क्या है, ये जटिल प्रकार की शुगर है। पॉलीसैकेराइड्स क्या होती है, जटिल प्रकार की शुगर होती है जो कि जल में क्या होती है, अघुलनशील। हमने पहले इससे पढ़ा कि मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स दोनों ही क्या होती है, जल में घुलनशील होती है। लेकिन यदि मैं बात कर रहा हूं पॉलीसैकेराइड्स की, तो पॉलीसैकेराइड्स जो शुगर होती है वो जल में क्या होती है, अघुलनशील होती है तथा जीवद्रव्य कला के द्वारा विचलित नहीं हो सकती। जीवद्रव्य कला का मतलब जो प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है उसके द्वारा ये डिफ्यूज नहीं कर सकती, विचलित नहीं कर सकती ये शुगर। यह कई मोनोसैकेराइडों मुख्यतः ग्लूकोज के मिलने से बनते हैं, साथ में जल के अणु क्या है इसमें भी बनते हैं। इन्हें सरल शर्करा के पॉलीमर्स भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, सिंपल शुगर के पॉलीमर्स भी इन्हें कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र क्या है, देखो इनका जो सामान्य सूत्र होता है C6H10O5N, C6H10O5 और N, यानी कि इस प्रकार की कई इकाइयां मिलकर आगे किसका फॉर्मेशन करती हैं, पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। यानी कई ग्लूकोज की यूनिट्स मिलकर जो है वो पॉलीसैकेराइड्स का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। इनका सामान्य सूत्र C6H10O5N होता है। आवश्यकता पड़ने पर ये जल अपघटन द्वारा फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित या अपघटित हो सकती है। यानी कि यदि कोई मान लो यदि कोई पॉलीसैकेराइड्स है, यदि कोई पॉलीसैकेराइड्स है वो मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बना है। किससे बनकर बना है, मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बना है। तो मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर किसका फॉर्मेशन हुआ, पॉलीसैकेराइड्स का। जब इनका हाइड्रोलाइसिस होता है यानी इनके अंदर जब यह अपघटन की प्रक्रिया होती है तो पॉलीसैकेराइड्स वापस किसमें टूट जाता है,
मोनोसैकेराइड इकाइयों में टूट जाएगा। कई सारी मोनोसैकेराइड्स इकाइयां जो है वो मिलकर या कई सारी मोनोसैकेराइड्स इकाइयां मिलकर पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करेंगी और पॉलीसैकेराइड्स जो है आवश्यकता पड़ने पर हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा किसका फॉर्मेशन करेंगी, यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगी मोनोसैकेराइड्स इकाइयों का। तो देखो यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी कि जो पॉलीसैकेराइड्स होती है वो किस प्रकार की शुगर है, जटिल प्रकार की शुगर है। जल में किस प्रकार की होती है, अघुलनशील होती है तथा जीवद्रव्य कला द्वारा विस्तृत नहीं हो सकती। यह कई मोनोसैकेराइडों मुख्यतः ग्लूकोज के मिलने से यानी कई ग्लूकोज के अणु मिलकर पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में जल के अणु भी बनते हैं। इन्हें सिंपल शुगर के पॉलीमर्स भी कहा जाता है। इनका फॉर्मूला C6H10O5N होता है। आवश्यकता पड़ने पर ये हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा फिर से किसमें अपघटित हो जाती है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज से ही, क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स इकाइयां किससे मिलकर बनी है, ग्लूकोज से मिलकर बनी है। जब ग्लूकोज की इकाइयां काफी सारी ग्लूकोज की इकाइयां आपस में कॉन्जुगेटेड हो जाएंगी या फिर मिल जाएंगी तो क्या बनाएंगी, पॉलीसैकेराइड्स। और जब पॉलीसैकेराइड्स को जरूरत पड़ती है तो वो किसमें वापस टूट जाती है, जल अपघटन की प्रक्रिया द्वारा मोनोसैकेराइड्स में टूट जाती है। तो यानी ग्लूकोज भी क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे। इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य करते हैं। जो पॉलीसैकेराइड्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका काम करेंगी, ईंधन का कार्य करती हैं। पॉलीसैकेराइड्स दो प्रकार के होते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे आपको एक ये लड़ी दिखा रखी है, एक ये लड़ी दिखा रखी है, यानी एक ग्लूकोज यहाँ पे आपको दिखा रखा है। देखो कि ये 1 2 3 4 5 यानी ग्लूकोज की जो काफी सारी इकाइयां हैं वो किसका फॉर्मेशन कर रही है, पॉलीसैकेराइड्स का। इसी प्रकार यहाँ पर देखो तो यहाँ पे ये ग्लूकोज की जो इकाइयां हैं वो आपस में मिलती जाएंगी और क्या किसका फॉर्मेशन करेंगी, पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करती है। फिर देखो नेक्स्ट, हमने कहा कि जो पॉलीसैकेराइड्स होती हैं, पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जिसके अंदर पहला प्रकार देखो कौन सा है, होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। देखो होमो और हेटेरो में क्या फर्क होता है। होमो होती है जब ग्लूकोज की समान इकाइयां आपस में मिलकर किसी पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करती हैं तो वो होती है होमोपॉलीसैकेराइड। जब ग्लूकोज और किसी अन्य जो इकाई है वो आपस में मिलकर, अलग अलग इकाइयां मिलकर आपस में एक पॉलीसैकेराइड बनाएंगी तो वो क्या होगा, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। देखो कैसे, इन्हें होमोग्लाइकोन भी कहते हैं। ये कम से कम 95% एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड्स के बने होते हैं। जब एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड अणुओं से जो पॉलीसैकेराइड बनती है वो कहलाती है होमोपॉलीसैकेराइड्स। यानी कि सीधी सी बात है, होमोपॉलीसैकेराइड यानी ऐसी इकाई जो कि कई सारी और एक समान मोनोसैकेराइड इकाइयों से बनी इकाई को क्या कहते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड इकाई कहते हैं। जैसे ग्लाइकोजन, मंड, सेलुलोज, डेक्स्ट्रीन, अगार, इप्सिलिन, काइटिन, ये सब क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड्स है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में देखो इन्हें हेटेरोग्लाइकोन्स भी कहा जाता है तथा ये 2 या 3 प्रकार के मोनोसैकेराइड अणुओं की बनी होते हैं। 2 या 3 प्रकार के मोनोसैकेराइडों के बने होते हैं। ये एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड अणु से मिलकर बने हैं। ये 2 या 2 से अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने हैं। जैसे पैक्टिन, म्यूसिलेज, हिपेरिन, हाइलोरिनिक एसिड, कोंड्रोइटिन और गम यानी गोंद, ये क्या है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स है। प्रमुख पॉलीसैकेराइड्स निम्न प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला आता है स्टार्च। देखो यह पौधों का संग्रह पॉलीसैकेराइड है, यानी पौधे जो है वो अपने फूड मटेरियल को किस रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में। देखो यह पौधों का संग्रह पॉलीसैकेराइड है जो कि अनाजों, बीजों और कंदों में पाया जाता है। यानी कि अनाज के अंदर, बीज के अंदर और कंदों के अंदर क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। यह एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन का बना होता है। किसका बना हुआ है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। यानी कि जो स्टार्च होती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, एक तो अनाज के फॉर्म में यानी अनाजों के अंदर, बीजों के अंदर, और यदि हम बात करें जो कंदमूल होते हैं
इनके अंदर क्या पाई जाती है, इनके अंदर स्टार्च पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्टार्च पाई जाती है। और किस फॉर्म, ये किन किन से मिलकर बने होते हैं, तो यह एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, इन दोनों से मिलकर क्या है, बने होते हैं। प्रयोगशाला में परीक्षण करने के लिए परख नली में स्टार्च के ऊपर, परख नली यानी टेस्ट ट्यूब में स्टार्च के ऊपर आयोडीन डालकर देखते हैं, जिससे प्रतिक्रिया होने पर ये कैसा रंग देते हैं, बैंगनी रंग प्रतीत होता है। यानी स्टार्च के ऊपर यदि हम आयोडीन डालेंगे तो ये कैसे रंग में दिखाई देंगे, हमें बैंगनी रंग में दिखाई देते हैं। सेकंड जो है वो प्रमुख पॉलीसैकेराइड्स के रूप में आता है ग्लाइकोजन। देखो यह जंतुओं का संग्रह पॉलीसैकेराइड्स है, यानी कि किसी भी जंतु के अंदर प्रमुख जो स्टोरेज प्रोडक्ट होता है वो क्या है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स के रूप में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, जो कि लीवर और मसल्स में स्टोर रहता है। यानी कि ग्लाइकोजन को हमारा लीवर और हमारी जो मसल्स होती हैं ये शुगर को ग्लाइकोजन के रूप में क्या रखती हैं, स्टोर रखती हैं। यकृत का ग्लाइकोजन रुधिर के द्वारा, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जो आपको, इसमें ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर दे रखी है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। ये हमने क्या कहा कि यह जंतुओं का संग्रह पॉलीसैकेराइड है। क्या है, जंतुओं का संग्रह पॉलीसैकेराइड है जो कि लीवर और मसल्स में स्टोर रहता है। तो यहाँ पर देखो बिंदु बिंदु आपस में मिलकर इस तरीके का ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये इसका आउटर रीजन है और ये इसका क्या है, इनर रीजन है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 ये सारी यूनिट्स हैं जो आपस में मिलकर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है। ये है ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर। फिर लास्ट देखते हैं हम, देखो लास्ट है, हमने यहां पे बात की थी कि यकृत का ग्लाइकोजन रुधिर का सामान्य स्तर बनाए रखने का काम करता है। यकृत का, लीवर में जो ग्लाइकोजन पाया जाता है वो रुधिर का सामान्य स्तर बनाए रखने का कार्य करता है, जबकि मसल्स में जो ग्लाइकोजन पाया जाता है वो मसल्स को संकुचित करने के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। यानी हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स हम पढ़ते हैं कई प्रकार की होती है, जैसे ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां, हृदय पेशियां, तो ये सब मसल्स जो होती हैं इनको संकुचित करने का काम, यानी कि आप देखते हो कि दो मसल्स जो होती हैं, एक दो प्रकार की जो मसल्स होती हैं, इनके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं, इनके अंदर क्या है, खिंचाव पैदा होता है, इनमें संकुचन पैदा होता है। उस संकुचन के लिए कौन, किस कारण से होता है, ग्लाइकोजन के कारण। यानी कि पेशियों का ग्लाइकोजन पेशियों के संकुचन के लिए क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है। यानी हमारी मांसपेशियां जब संकुचित होती है तो उन्हें एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है, ग्लाइकोजन प्रोवाइड करवाता है। ग्लाइकोजन आयोडीन से प्रतिक्रिया करके कौन सा रंग देता है, लाल रंग देता है। जबकि हमने पहले देखा कि स्टार्च के ऊपर यदि हम क्या डाल दिया जाए, आयोडीन डाल दिया जाए तो वो बैंगनी रंग से अभिरंजित होते हैं, जबकि ग्लाइकोजन के ऊपर आयोडीन डाल दिया जाए तो वो कैसा रंग देते हैं, गहरा लाल रंग देते हैं। फिर है सेल्यूलोज, यह एक संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड है जिसमें सभी प्रकार के पौधों की कोशिका भित्ति, यानी हम सभी जब भी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो या तो काइटिन की बनी होती है या सेल्यूलोज की बनी होती है। तो देखो हम देखते हैं कि पौधों के अंदर जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है, यहाँ पे सेल्यूलोज की बनी होती है। यह संसार में पाया जाने वाला सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह ग्लूकोज एकलकों का बना होता है, परंतु एमाइलेज से इसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बीटा स्थिति में होते हैं। मनुष्य की इंटेस्टाइन में इसका पाचन नहीं होता। किसका पाचन नहीं होता, मनुष्य की इंटेस्टाइन में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता, अतः बगैर पचे ही से क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। पशुओं में सहजीवी बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। रोज काम आने वाले कागज तथा सूती कपड़े इसी के क्या होते हैं, बने होते हैं। रोज काम में आने वाले कागज और सूती कपड़े जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। फिर है इन्युलिन, यह पादपों में एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स है जो कि फ्रक्टोज एकलकों का बना होता है। यानी इन्युलिन का फॉर्मेशन किससे होता है, फ्रक्टोज से, फ्रक्टोज के एकलकों से होता है। उदाहरण है डहेलिया पादप के कंद जो होते हैं उनके अंदर किस फॉर्म में पाया जाता है,
उसके अंदर ये इन्यूलिन फॉर्म में पाया जाता है। अब काइटिन की बात करते हैं, देखो यह एक संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड्स है जो कि कीटों तथा अन्य कशेरुकों के क्यूटिकल में पाया जाता है। N-एसिटिल ग्लूकोसैमीन एकलकों का बना होता है। काइटिन हम देखते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं उनका बाह्य कंकाल जो होता है वो काफी दृढ़ होता है, काफी हार्ड होता है। वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। यानी कि इतना हार्ड होता है कि उनको यदि तोड़ा जाए तो वो किस प्रकार से हो जाता है? भंगुर प्रकृति का होता है। भंगुर मतलब कि एक एक टुकड़ा क्या होता है? अलग हो जाता है। तो यानी कि हमने देखा कि पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि जो इंसेक्ट होते हैं उनका जो स्केलेटन होता है, या फिर हम बात करें कीटों की जो बाह्य स्ट्रक्चर होती है वो किसकी होती है? काइटिन से निर्मित होती है। फिर है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। देखो एमिनो शर्कराएं व यूरेनिक अम्ल एकलकों के बने होते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है? अमीनो शुगर्स और यूरेनिक एसिड जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? एकलकों के बने होते हैं। फिर इसके अंदर देखो हिपेरिन आता है जो कि एक ग्लूकुरोनिक अम्ल है, और N-एसिटिल ग्लूकोसैमीन के सल्फेट एस्टर इकाइयों का बना होता है जो कि हमारे किसमें पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। यानी ब्लड में क्या पाया जाता है? हिपेरिन। और वाहिकाओं तथा ऊतकों में शरीर के अंदर थक्का बनने में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात यह एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है। फिर है हाइलुरोनिक एसिड। यह संयोजी ऊतकों के अंदर यानी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है। यह हमारे आंख के काचाभ द्रव में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। यह N-एसिटिल ग्लूकोसैमीन तथा डी-ग्लूकुरोनिक अम्ल की इकाइयों का बना होता है। थर्ड है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ग्लूकुरोनिक अम्ल तथा N-एसिटिल ग्लूकोज सल्फेट अमीन सल्फेट की इकाइयों का बना होता है। यह उपास्थि कॉर्निया में टेंडन में पाया जाता है। लास्ट है ग्लाइको या म्यूकोप्रोटीन। देखो यह पॉलीसैकेराइड्स व प्रोटीन के बने हुए यौगिक होते हैं। ग्लाइको या म्यूकोप्रोटीन क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स व प्रोटीन के अणु में बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? म्यूकोप्रोटीन कहलाते हैं। यह प्लाज्मा झिल्ली, श्लेष्मा, इम्यूनोग्लोबिन और कुछ हार्मोन्स, एंजाइमों, फाइब्रिन आदि में विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो ये हमने बात की प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट की। तो आपको इसके अंदर याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनके अंदर मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, इनकी फॉर्म्स जो है वो आपको अच्छे से रीड करनी है, ताकि एग्जाम में इनसे आने के क्वेश्चन होते हैं कि मोनोसैकेराइड्स इकाइयां क्या होती है, डाइसैकेराइड्स इकाइयां क्या होती हैं, पॉलीसैकेराइड्स इकाइयां क्या होती हैं। तब तक आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप इसे देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।